सीरिया के दमिश्क में बड़ा बवाल है। विद्रोहियों ने दरगाह पर धावा बोल दिया है। बशर के पिता की कब्र पर भी हमला किया गया। हाफिज असद की कब्र को जलाया गया है। तो आपको बता दें कि बशर अल असद जो कि अब भाग चुके हैं, तख्ता पलट हो गया सीरिया में। उनके पिता हाफिज असद की कब्र को जलाया है विरोधियों ने। तो सीरिया के अराजक हालात अरब के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। सीरिया में विद्रोही गुट और दूसरे गुटों के बीच जंग छिड़ गई है। सीरिया दूसरा अफगानिस्तान बनता जा रहा है। बशर के सीरिया छोड़ने के बाद सीरिया में सक्रिय संगठनों के बीच वर्चस्व की जंग शुरू हो गई है। इजराइल की सीमा के करीब शिया मिलिशिया हिजबुल्लाह का खतरा हटा तो अब सुन्नी संगठनों का खतरा मंडराने लगा है। इजराइल ने अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सीरिया के हथियारों को नष्ट करने का ऑपरेशन तेज कर दिया है। सीरियाई सेना के 80% हथियार तबाह कर दिए गए हैं। फिर भी सीरिया के बिगड़ते हालात इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। सुलगते हुए सीरिया युद्धपोत, दर्जनों MiG-29 विमानों और हेलीकॉप्टरों का मलबा, भटकते हुए सीरिया के सैन्य बेस, विद्रोहियों के सत्ता में आने के बाद इजराइल ने सीरिया के शस्त्र भंडार, एयरबेस और सैन्य बेस को अग्निकुंड में बदल दिया है। सीरिया की बशर सरकार के पास जितनी भी सैन्य शक्ति थी वो इजराइल के निशाने पर आ चुकी है। क्योंकि सीरिया में हालात बहुत बदतर होने वाले हैं। सीरिया में अफगानिस्तान जैसा संकट बनने वाला है। सीरिया में विद्रोही गुटों के बीच संघर्ष का दौर शुरू हो चुका है। सीरिया में जब विद्रोह शुरू हुआ तो इजराइल की स्थिति यह थी कि इजराइल के दुश्मन बशर और बशर के दुश्मन HTS के बीच जंग हो रही थी और इजराइल अंजाम के इंतजार में था। विद्रोहियों के सत्ता में आते ही इजराइल ने सीरिया पर बमबारी शुरू कर दी, जिसका टारगेट बनी सीरियाई सेना की शस्त्र शक्ति। ये सीरिया के लताकिया नेवल बेस से आई तस्वीरें हैं, जिसमें सीरिया के युद्धपोत जलते हुए नजर आ रहे हैं। सीरिया के पास सोवियत दौर की ओसा 2 क्लास मिसाइल बोट थी। तस्वीरों में नजर आ रहे सफेद रंग के कंटेनर मिसाइल लॉन्चर हैं। लताकिया बेस पर इजराइल ने सीरिया के 15 से ज्यादा मिसाइल बोट नष्ट कर दिए। इसके साथ ही तारतूस बेस पर हमले करके सीरिया के नेवल पावर को नष्ट कर दिया गया। दमिश्क के करीब मेज्जे एयरबेस पर भी इजराइल ने हमले किए और सीरिया के सभी MiG-29 जेट नष्ट कर दिए। मेज्जे एयरबेस के हैंगरों की छत में मिसाइल हमले से बने छेद नजर आ रहे हैं और इन हैंगरों के पास सीरिया की पूर्व सरकार के जेट
और हेलीकॉप्टरों का मलबा नजर आ रहा है। 9 दिसंबर को दमिश्क के खुफिया विभाग हेडक्वार्टर और साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर इजराइल ने हमले किए और यहां से आई ड्रोन कैमरे की तस्वीरें विनाश की स्थिति दिखा रही। इस बिल्डिंग में हथियार बनाने के लिए साइंटिफिक रिसर्च की जाती थी। इजराइल ने इसीलिए इस पर मिसाइल हमले किए। इजराइल ने कहा है कि सीरिया में इजराइल के दुश्मन संगठनों का शासन है और वो नहीं चाहता कि उसके दुश्मनों को एडवांस्ड वेपनरी सिस्टम मिले। इजरायली सेना ने कहा है कि सीरिया के 80% हथियार नष्ट हो चुके हैं। सीरिया के नेवी और एयरफोर्स को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। एडवांस्ड वेपनरी सिस्टम खाक हो चुके हैं। ये हथियार जिहादियों के हाथ में जाने का खतरा था। इजराइल ने 48 घंटे के अंदर अंदर बड़ा ऑपरेशन चलाया है। इजराइल के 50 से ज्यादा फाइटर जेट ने तुर्की की सीमा से सटे इलाकों तक हमले किए हैं। इजराइल ने सीरिया के लताकिया, तारतुस, दमिश्क, होम्स और पलमायरा पर सबसे ज्यादा हमले किए हैं। इजराइल ने 48 घंटे में 480 एयर स्ट्राइक की है। इजराइल के हमले में सीरिया के सभी मिग 29 जेट जलकर खाक हो गए। इस हमले में सीरिया के सभी हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गए। सीरियाई सेना के स्कर्ट क्रूज मिसाइलें, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस मिसाइलें भी तबाह हो गई हैं। सीरिया की जो सेना है, इसके सभी ड्रोन गोदाम भी इजरायली हमलों में खाक हो गए हैं। रडार स्टेशन और टैंक सहित हैवी आर्टिलरी भी तबाह कर दिए गए हैं। आप देखिए। इजराइल भविष्य की सोचकर ये हमले कर रहा है, क्योंकि आज जो विद्रोही संगठनों का संघर्ष सीरिया में शुरू हुआ है, उसकी आंच इजराइल तक आनी तय है। इजराइल के रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि पहले सीरिया से हिजबुल्लाह जैसे शिया संगठन उसके लिए खतरा थे, लेकिन अब तुर्की प्रायोजित सुन्नी संगठन उसकी सीमा तक पहुंच चुके हैं। सीरिया में एक बार फिर आईएसआईएस का उभार शुरू हो गया है। लताकिया के विद्रोहियों के बीच आईएसआईएस का काला झंडा नजर आ रहा है। सीरिया में इस वक्त कई विद्रोही संगठन सक्रिय हैं, जिनको अलग अलग देश समर्थन दे रहे हैं, और ये सब इजराइल के लिए बड़ा खतरा है। बशर का तख्ता पलट करके एचटीएस सत्ता पर कब्जा जमा चुका है। एसएनए यानी सीरियन नेशनल आर्मी भी एचटीएस के साथ सक्रिय है। एफएसए यानी फ्री सीरियन आर्मी भी विद्रोह में शामिल है। एसडीएफ कुर्द लड़ाकों का संगठन है और एचटीएस के साथ इसका टकराव है। दोबारा उभर रहा आईएसआईएस सुन्नी संगठन है और एसडीएफ के साथ टकराव है। अल कायदा सुन्नी संगठन है और इसका भी एसडीएफ के साथ टकराव है। नॉर्थ ईस्ट सीरिया में शबीहा संगठन सक्रिय है। ये एल्बाइट समुदाय के लड़ाकों का ग्रुप है, जिसे एल्बाइट घोस्ट भी कहा जाता है। इनके अलावा ईसाइयों का क्रिश्चियन मिलिशिया, कट्टरपंथी सुन्नी संगठन हुरास अल दीन, शिया संगठनों में फातमिया और जेनेबिया ब्रिगेड सीरिया में सक्रिय हैं।
सीरिया में 50 से ज्यादा छोटे बड़े विद्रोही संगठन इस वक्त संघर्ष में उलझे हैं। सीरिया में हिस्सेदारी को लेकर इन संगठनों के बीच बड़ी जंग छिड़नी तय है। इजराइल के कट्टर दुश्मन इस्लामिक संगठन आपस में लड़ रहे हैं और इजराइल इस जंग को अपनी सीमा तक आने से रोकने के लिए हथियारों को तबाह कर रहा है। सीरिया में अराजक हुए हालात का असर इजराइल पर पड़ना तय है। इसीलिए इजराइल भविष्य की जंग के लिए दुश्मन को मजबूत नहीं होने देना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए सीरिया से एक और बड़ी खबर। सीरिया के देरा में एक बार फिर से जंग भड़क गई है। विद्रोहियों और बशर समर्थकों में जंग हो रही है। दोनों गुटों में आमने सामने की फायरिंग की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो देरा की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर बशर अल असद की सेना और विद्रोहियों के बीच जंग की ये तस्वीरें। तो सवाल है कि क्या सीरिया के 3 टुकड़े होने जा रहे हैं? क्या इन तीनों टुकड़ों पर 3 देशों का कब्जा होने जा रहा है? क्या सीरिया पर अब अमेरिका, इजराइल और तुर्की का कंट्रोल हो जाएगा? ये सवाल तब खड़े हुए, यह आशंका तब बढ़ गई जब उत्तरी सीरिया में अमेरिका समर्थित गुट सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स ने सरेंडर कर दिया। अब एसडीएफ ने जिन इलाकों को छोड़ दिया है उस पर अप्रत्यक्ष तौर पर तुर्की का अधिकार हो गया है। तो क्या इस इलाके पर तुर्की कब्जा कर लेगा? क्या इजराइल और अमेरिका भी सीरिया के बड़े भूभाग को अपने नियंत्रण में कर लेंगे? आप देखिए रिपोर्ट। सीरिया में तुर्की को बड़ी जीत मिल गई है। ये जीत अमेरिका समर्थित संगठन सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स यानी एसडीएफ के खिलाफ मिली है। तुर्की की भीषण बमबारी से तबाह हुए एसडीएफ ने हथियार डाल दिए हैं और इसी के साथ सीरिया के 3 टुकड़े होने की आशंका बढ़ गई है। सीरिया के 3 टुकड़े क्यों और कैसे हो सकते हैं? इन 3 टुकड़ों पर किसका कब्जा हो सकता है? ये हम आपको आगे बताएंगे। अभी आप तुर्की की जीत कैसे हुई और एसडीएफ को सरेंडर क्यों करना पड़ा, इसकी वजह जान लीजिए। उत्तर पूर्वी सीरिया में अब तक अमेरिका के समर्थन वाले गुट एसडीएफ का कंट्रोल था, यानी रक्का, दायर अल जोर और अल हस्का प्रांत में तुर्की के दुश्मन एसडीएफ का कब्जा था। मनबिज शहर पर भी एसडीएफ का कब्जा था, लेकिन अब इन सारे इलाकों में एसडीएफ ने हथियार डाल दिए हैं। एसडीएफ ने सरेंडर क्यों किया? सीरिया में तुर्की को एसडीएफ के खिलाफ बड़ी और रणनीतिक जीत क्यों मिली? इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। पहला कारण है तुर्की की जबरदस्त बमबारी। न सिर्फ तुर्की बल्कि उसके समर्थित संगठन यानी एसएनए ने भी एसडीएफ के खिलाफ विध्वंसक सैन्य अभियान लॉन्च कर दिया। तुर्की की वायुसेना ने एसडीएफ पर आसमान से वज्रपात किया तो एसएनए ने जमीन से धावा बोला। तुर्की की बमबारी की वजह से एसडीएफ की कमर टूट गई। तुर्की ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हवाई हमले कर एसडीएफ के 12 ट्रक, 2 टैंक और 2 हथियार गोदामों को जला दिया। तुर्की की एयर स्ट्राइक में एसडीएफ के 27 ठिकाने तबाह हो गए।
तुर्की की सेना ने बड़ी तादाद में एसडीएफ की मिसाइलों और गोला बारूद को सीज कर दिया है। जिस वक्त तुर्की और एसएनए एसडीएफ के खिलाफ सैन्य अभियान चला रहे थे, उसी वक्त दायर अल जोर प्रांत के लोग एसडीएफ के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरकर एसडीएफ की मौजूदगी का विरोध करने लगे। आवाम का ये विद्रोह देखकर एसडीएफ दहशत में पड़ गई। आवाम के गुस्से को देखकर ही दायर अल जोर में एसडीएफ के लिए लड़ने वाले लोकल लड़ाकों के गुट मिलिट्री काउंसिल ने खुद को एसडीएफ से अलग कर लिया, यानी उसने एसडीएफ के लिए जंग लड़ने से इनकार कर दिया। इन्हीं सब कारणों से एसडीएफ को हथियार डालने पर मजबूर होना पड़ा। एसडीएफ ने हथियार डालने का ऐलान किया तो दायर अल जोर के लोग जश्न मनाने लगे। तो सीरिया में अब जो नए समीकरण बने हैं उससे सीरिया का नक्शा बदल सकता है। सीरिया को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। सीरिया के तीनों हिस्सों पर 3 अलग अलग देशों का नियंत्रण हो सकता है। ये देश हैं तुर्की, इजराइल और अमेरिका। उत्तरी सीरिया को एसडीएफ ने छोड़ दिया है। ऐसे में अब इस इलाके पर तुर्की कब्जा कर सकता है। उत्तर पूर्व के हिस्से पर अमेरिकी बेस हैं। इसी इलाके में अमेरिकी सैनिक हैं। ऐसे में इस बात की आशंका है कि इस हिस्से को अमेरिका अपने नियंत्रण में ले सकता है। इजराइल गोलान हाइट्स की तरफ से भीषण हमला करते हुए दमिश्क तक पहुंच चुका है। गोलान हाइट्स से लेकर दमिश्क और उससे आगे तक के भूभाग पर इजराइल कब्जा कर सकता है और इस तरह से सीरिया के 3 टुकड़े हो जाएंगे। इन तीनों हिस्सों में 3 अलग अलग देशों का नियंत्रण हो सकता है। इस तस्वीर को देखिए, एसडीएफ के लड़ाकों ने इस तरह से उत्तर पूर्व सीरिया के इलाकों को खाली कर दिया। एसडीएफ को अमेरिका और तुर्की के दबाव की वजह से भी झुकना पड़ा। दरअसल अमेरिका समर्थित गुट एसडीएफ और तुर्की समर्थित संगठन एसएनए में समझौता करवाने के लिए अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल माइकल कुरिल्ला सीरिया पहुंचे। अमेरिका ने एसडीएफ को तो तुर्की ने एसएनए को समझौते के लिए तैयार किया। इसके बाद दोनों संगठनों में करार हुआ। दोनों संगठन एक दूसरे के खिलाफ हमला न करने को सहमत हो गए। अब एसडीएफ के छोड़े गए इलाके पर अप्रत्यक्ष रूप से तुर्की का अधिकार हो गया है, जिसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि अब सीरिया 3 टुकड़ों में बंट सकता है। एक हिस्से पर तुर्की का कब्जा हो सकता है, दूसरे हिस्से पर इजराइल का और तीसरे हिस्से पर अमेरिका का। सीरिया में समीकरण बिगड़े तो रूसी सेना ने वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा। रूस की नौसेना ने 2 दिन के अंदर तारतूस नेवल बेस में अपने सभी युद्धपोतों को निकाल लिया है। अब सवाल यही है कि क्या सीरिया 3 टुकड़ों में बंटने जा रहा है। उससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या सीरिया की धरती महाशक्तियों में महाजंग का मैदान बनेगी। ये वो सवाल हैं जिसका जवाब दुनिया को आने वाले वक्त में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो मिडिल ईस्ट से अलग यूरोप पर भी जंग के बादल मंडरा रहे हैं। यहां पर किसी भी वक्त यूक्रेन युद्ध नाटो की जंग में बदल सकता है। दरअसल जो बाइडेन ने यूक्रेन को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है, जिससे पुतिन आग बबूला है और उन्होंने नाटो के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये सब कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्लान के मुताबिक हो रहा है, जो अगर पूरा हुआ
तो रूस और नेटो के बीच महासंग्राम तय है। अब सवाल यहां पर यह है कि बाइडेन रूस और नेटो की जंग आखिर क्यों चाहते हैं? आखिर इसके पीछे उनकी रणनीति क्या है? इस रिपोर्ट में आप देखिए। क्या पुतिन किसी भी वक्त नेटो देशों के खिलाफ हमले का आदेश दे सकते हैं? क्या किसी भी वक्त यूक्रेन युद्ध की आग यूरोप को भस्म कर सकती है? इन सवालों और कयासों के पीछे अमेरिका और यूरोप से आ रही वो खबरें हैं जिन्होंने पेरिस से लेकर लंदन और बर्लिन तक की टेंशन बढ़ा दी है। डर है किसी भी वक्त पुतिन की मिसाइलें यूरोप के टॉप देशों की राजधानी को राख बना सकती हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से आ रही पहली ब्रेकिंग खबर है। अमेरिका ने रूस की जब्त संपत्ति यूक्रेन को देने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर है कि पुतिन ने ऑरेशनिक मिसाइलों को आधुनिक बनाने और जखीरा बढ़ाने के आदेश दिए हैं। यही वो दो खबरें हैं जो यूक्रेन युद्ध को रूस वर्सेस नेटो की जंग में तब्दील कर सकती हैं और दुनिया में जंग का सबसे बड़ा मोर्चा होगा। दरअसल पहले अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें दी, उसके बाद अमेरिका और नेटो देशों की मिसाइलों से रूस पर हमले की हरी झंडी दी गई। लेकिन इसके बाद अब रूसी संपत्तियों को यूक्रेन को देने का फैसला किया गया है। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो बाइडेन पुतिन को उकसा रहे हैं ताकि रूस नेटो पर हमला करे और नेटो को रूस पर पलटवार करने का मौका मिल सके। दरअसल G7 देशों ने 2022 में रूस की 325 अरब डॉलर की संपत्ति जब्त की थी। इससे हर साल G7 देशों को तकरीबन 3 अरब डॉलर का ब्याज मिलता है। अब इसी पैसे को अमेरिका ने यूक्रेन को देने का फैसला किया है ताकि यूक्रेन इससे अस्पताल और आधारभूत ढांचे को विकसित कर सके। फिलहाल अमेरिका ने यूक्रेन को 20 अरब डॉलर का फंड दिया है जिसे आने वाले सालों में बढ़ाया जाएगा। अमेरिका की इस ऐलान से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आग बबूला है। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अपनी सबसे आधुनिक ऑरेशनिक मिसाइलों के जखीरे को बढ़ाने का आदेश दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, माना जा रहा है कि रूस अपने परमाणु सिद्धांतों में भी कई और बदलाव कर सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिका और G7 देशों के इस कदम के बाद रूसी राष्ट्रपति नेटो देशों के खिलाफ बड़े युद्ध की तैयारी में है। ऑरेशनिक को लेकर उनका आदेश इसी का हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल रूस का दावा है कि ऑरेशनिक IRBM मिसाइल को दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता और ये हथियार परमाणु वॉरहेड तक लेकर जाने में सक्षम है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पुतिन नेटो देशों में तबाही लाने के लिए ऑरेशनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑरेशनिक की ताकत से दुनिया वाकिफ है। पुतिन की धमकियों और उनकी विध्वंसक मिसाइल पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका नया कवच तैयार कर रहा है। अमेरिका ने इस कवच की टेस्टिंग का ऐलान भी किया है, जिसका वीडियो भी अमेरिका ने जारी किया। इस वीडियो में गुआम से एक मिसाइल लॉन्च होती है जो सीधा एक बैलिस्टिक मिसाइल से जाकर टकराती है।
अमेरिका ने गुआम में नए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया है। एंडरसन एयरफोर्स बेस के पास मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया। बैलिस्टिक मिसाइल को गिराने के लिए रिम 161 SM-3 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम एजिस गुआम सिस्टम है। दावा है कि एजिस गुआम सिस्टम क्रूज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। अमेरिकी रिपोर्ट्स की माने तो कुछ दिनों में इस नए डिफेंस सिस्टम की फाइनल टेस्टिंग होनी है। इसके बाद इसे अमेरिकी सेना को सौंप दिया जाएगा। साथ ही इसे नेटो देशों की सुरक्षा में भी तैनात किया जा सकता है। एक तरफ अमेरिका अपने मित्र देशों की सुरक्षा पुख्ता करने पर काम कर रहा है, तो वहीं रूस ने अपने मित्र देश बेलारूस में परमाणु तबाही के नए हथियार तैनात कर दिए हैं। जिसकी पुष्टि खुद बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने की है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा, हमने यहां परमाणु हथियार तैनात किए हैं, विरोधी इसे मजाक समझने की भूल ना करें। दरअसल रूस अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने मित्र देशों में परमाणु वॉरहेड और मिसाइलें तैनात कर रहा है और इस लिस्ट में टॉप पर बेलारूस है। रूस ने बेलारूस में परमाणु वॉरहेड से लैस नई इस्कंदर मिसाइलें तैनात की, साथ ही ऑरेस्टिक मिसाइल के तैनात करने की योजना बना रहा है। पुतिन सिर्फ बेलारूस ही नहीं बल्कि सभी CSTO देशों के साथ मिलकर नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसे लेकर हाल ही में उन्होंने CSTO देशों के साथ बैठक की। मीटिंग में पुतिन ने कहा, कुछ देश जैविक प्रयोगशालाओं पर काम कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन प्रयोगशालाओं में क्या हो रहा है। हमें इस खतरे से निपटने के लिए काम करना होगा। पुतिन के इस कदम को नेटो के खिलाफ एक नया संगठन खड़ा करने की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है, जो दुनिया में जंग का सबसे बड़ा मोर्चा खोल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।